वोगलबर्ग ने एथलेटिक्स कैसे सिखाया। डोरोथी को अपने नए घर में स्थापित होने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि वह एमरल्ड सिटी के लोगों, रीति रिवाजों और रीति रिवाजों को उतनी ही अच्छी तरह से जानती थी जितनी वह पुराने कैंसस फार्म को जानती थी। लेकिन चाचा हेनरी और चाची एम को ओज़मा के महल की शानो शौकत और धूमधाम और समारोह की आदत डालने में थोड़ी परेशानी हुई, और वे असहज महसूस करते थे क्योंकि उन्हें हर समय सज धज कर रहना पड़ता था। फिर भी हर कोई उनके प्रति बहुत विनम्र और दयालु था और उन्हें खुश रखने का प्रयास करता था। ओज़मा, विशेष रूप से, अपनी छोटी दोस्त की खातिर डोरोथी के रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखती थी, और वह अच्छी तरह जानती थी कि उनके जीवन के नए तरीके की अजीबता और विचित्रता समय के साथ खत्म हो जाएगी। वृद्ध लोग मुख्यतः इस बात से परेशान थे कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। अब हर दिन रविवार जैसा है, आंटी एम ने गंभीरता से कहा, और मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे ये पसंद है। अगर वे मुझे खाने के बाद बर्तन धोने या अपने कमरे में झाड़ू लगाने और धूल झाड़ने देते तो मैं बहुत खुश होती। हेनरी को भी नहीं पता कि उसे क्या करना है, और एक बार जब वह चुपके से मुर्गियों को खाना खिलाने गया तो बिलिना ने उसे खाने के बीच में मुर्गियों को खाना देने के लिए डांटा। मुझे पहले कभी नहीं पता था कि अमीर होना और अपनी मनचाही हर चीज़ पाना कितनी मुश्किल बात है। ये शिकायतें डोरोथी को परेशान करने लगी, इसलिए उसने ओज़मा के साथ इस विषय पर लंबी बातचीत की। मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ काम ढूंढना चाहिए, उसके लड़कीनुमा शासक ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारे चाचा और चाची पर नज़र रख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर वे कुछ हल्के फुल्के कामों में व्यस्त हो जाएं तो वे ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। जब तक मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूँ, डोरोथी, तुम उनके साथ उसकी धरती की सैर कर सकती हो, कुछ अजीबोगरीब कोनों में जाकर अपने रिश्तेदारों को हमारे कुछ जिज्ञासु लोगों से मिलवा सकती हो। ओह, ये तो ठीक रहेगा, डोरोथी ने उत्सुकता से कहा। मैं तुम्हें राजकुमारी के पद के अनुरूप अनुरक्षक दूंगी, ओज़मा ने आगे कहा, और तुम उन कुछ जगहों पर जा सकती हो जहां तुम अभी तक नहीं गई हो, साथ ही कुछ अन्य जगहों पर भी जा सकती हो जिन्हें तुम जानती हो। मैं तुम्हारे लिए यात्रा की योजना बनाऊंगी और कल सुबह तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दूंगी। अपना समय लो, प्रिय, और जब तक तुम चाहो तब तक जाओ। जब तक तुम वापस आओगी, मैं अंकल हेनरी और आंटी एम के लिए कुछ ऐसा काम ढूंढ लूंगी जो उन्हें बेचैन और असंतुष्ट होने से बचाएगा। डोरोथी ने अपनी अच्छी दोस्त को धन्यवाद दिया और प्यारे शासक को कृतज्ञतापूर्वक चूमा। फिर वह अपने चाचा और चाची को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ी। अगली सुबह, नाश्ते के बाद, उनके प्रस्थान के लिए सब कुछ तैयार पाया गया। इस अनुरक्षण दल में ओज़मा की सेना के कैप्टन जनरल ओम्बी-एम्बी भी शामिल थे, जिसमें कैप्टन जनरल के अलावा सिर्फ 27 अधिकारी थे। एक समय ओम्बी-एम्बी एक निजी सैनिक था, सेना में एकमात्र निजी सैनिक, लेकिन चूंकि कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी, इसलिए ओज़मा को निजी सैनिक की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने ओम्बी-एम्बी को उन सभी में सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। वो बहुत लंबा और दुबला पतला था और एक आकर्षक वर्दी और भयंकर मूंछें पहने हुए था। फिर भी मूंछें ओम्बी-एम्बी के बारे में एकमात्र भयंकर चीज थी, जिसका स्वभाव एक बच्चे की तरह कोमल था। अद्भुत जादूगर ने पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, और उसके साथ उसका दोस्त शैगीमैन भी आया था, जो कि शैगी तो था लेकिन फटा हुआ नहीं था। उसने साटन के शैग और बॉबटेल के साथ बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए थे। शैगी मैन की मूंछें और बाल झबरा थे, लेकिन उसका स्वभाव मीठा और आवाज़ कोमल और मधुर थी। वहाँ एक खुली गाड़ी थी, जिसमें यात्रियों के लिए 3 सीटें थीं, और गाड़ी को प्रसिद्ध लकड़ी के सॉस द्वारा खींचा जाता था, जिसे एक बार ओज़मा ने जादुई पाउडर के माध्यम से जीवित किया था। सॉस ने अपने लकड़ी के पैरों को घिसने से बचाने के लिए सुनहरे जूते पहने थे, और वह मजबूत और तेज था। चूंकि यह अजीबोगरीब प्राणी ओज़मा का अपना पसंदीदा घोड़ा था और एमरल्ड सिटी के सभी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था, डोरोथी जानती थी कि उसे अपनी यात्रा पर सॉस का उपयोग करने की अनुमति देकर बहुत अनुग्रह किया गया था। वैगन की अगली सीट पर डोरोथी और जादूगर बैठे थे। चाचा हेनरी और आंटी एम अगली सीट पर बैठे थे और शैगी मैन और ओम्बी-एम्बी तीसरी सीट पर। बेशक टोटो पार्टी के साथ था, डोरोथी के पैरों में लिपटा हुआ था,
और जैसे ही वे शुरू होने वाले थे, बेलिना रास्ते पर फड़फड़ाती हुई आई और उनसे अपने साथ ले जाने की विनती करने लगी। डोरोथी ने तुरंत सहमति दे दी, इसलिए पीली मुर्गी उड़कर डैशबोर्ड पर बैठ गई। उसने इस अवसर के सम्मान में अपने मोतियों का हार और प्रत्येक पैर में 3 कंगन पहने थे। डोरोथी ने ओज़मा को अलविदा कहा और आसपास खड़े सभी लोगों ने अपने रुमाल लहराए और ऊपरी बालकनी में बैंड ने सैन्य मार्च शुरू किया। फिर जादूगर ने सॉहर्स को आवाज दी और कहा, गिड डैप, और लकड़ी का जानवर उछलकर दूर चला गया और बिना किसी प्रयास के अपने पीछे बड़ी लाल गाड़ी और सभी यात्रियों को खींच लिया। एक नौकर ने महल के बाड़े का एक गेट खोल दिया ताकि वे बाहर निकल सकें, और इस तरह संगीत और जयकारों के साथ यात्रा शुरू हुई। ये लगभग सर्कस जैसा है, आंटी एम ने गर्व से कहा। मैं इस तरह के आयोजन में खुद को ऊंचा और शक्तिशाली महसूस करने से नहीं रोक सकती। वास्तव में जब वे सड़क से गुजरे तो सभी लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और शैगी मैन, जादूगर और कैप्टन जनरल सभी ने अपनी टोपियां उतार दी और विनम्रता से झुककर उनका अभिवादन किया। जब वे एमरल्ड सिटी की महान दीवार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने द्वार खोले जो हमेशा उनकी देखभाल करते थे। प्रवेश द्वार के ऊपर घोड़े की नाल के आकार का एक फीके रंग का धातु का चुंबक लटका हुआ था, जिसे पॉलिश किए हुए सोने की ढाल के सामने रखा गया था। वह झबरा आदमी ने प्रभावशाली ढंग से कहा, अद्भुत प्रेम चुंबक है। मैं इसे खुद पन्ना शहर में लाया था, और जो भी इस प्रवेश द्वार के नीचे से गुजरता है वो प्रेमपूर्ण और प्रिय दोनों होता है। यह एक अच्छी बात है, आंटी एम ने प्रशंसापूर्वक कहा। अगर हमारे पास ये किन्सास में होता तो मुझे लगता है कि जिस आदमी ने खेत पर बंधक रखा था उसने हमें बाहर नहीं निकाला होता। तो फिर मुझे खुशी है कि हमारे पास यह नहीं था, अंकल हेनरी ने जवाब दिया। मुझे कैंसस से भी ज्यादा ओस पसंद है, और यह छोटा सा लकड़ी का सॉहर्स उन सभी जीवों को मात देता है जिन्हें मैंने कभी देखा। उसे करी या खिलाने या पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, और वह एक बैल की तरह मजबूत है। क्या वह बात कर सकता है, डोरोथी? हाँ अंकल, बच्चे ने उत्तर दिया। लेकिन सॉहर्स कभी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उसने मुझे एक बार बताया था कि वह एक ही समय में बात और सोच नहीं सकता, इसलिए वह सोचना पसंद करता है। ये बहुत समझदारी वाली बात है, जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा। हम किस तरफ जाएं, डोरोथी? सीधे क्वाडलिंग कंट्री में, उसने जवाब दिया। मेरे पास मिस कटनेक्लिप के लिए एक पत्र है। ओह, जादूगर ने बहुत उत्सुकता से कहा। क्या हम वहां जा रहे हैं? फिर तो मुझे खुशी है कि मैं आया, क्योंकि मैं हमेशा से कटनेक्लिप से मिलना चाहता था। वे कौन हैं? आंटी एम ने पूछा। वहां पहुंचने तक प्रतीक्षा करो, डोरोथी ने हंसते हुए कहा, फिर तुम स्वयं देख लोगी। मैंने कटनेक्लिप्स को कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में ठीक से नहीं बता सकती। एमरल्ड सिटी से आज़ाद होते ही सॉहर्स ने बहुत तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। दरअसल वो इतनी तेजी से भागा कि आंटी एम को सांस लेने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और अंकल हेनरी लाल गाड़ी की सीट पर मजबूती से टिके रहे। धीरे धीरे मेरे लड़के, जादूगर ने पुकारा, और इस पर सॉहर्स ने अपनी गति धीमी कर दी। क्या हुआ? जानवर ने पूछा, अपने लकड़ी के सिर को थोड़ा सा घुमाकर एक आंख से, जो लकड़ी की एक गांठ थी, उस समूह की ओर देखा। क्यों? हम दृश्यावली का आनंद लेना चाहते हैं, बस इतना ही, जादूगर ने उत्तर दिया। आपके कुछ यात्री, शैगी मैन ने कहा, पहले कभी एमरल्ड सिटी से बाहर नहीं गए हैं, और ये देश उनके लिए बिल्कुल नया है। अगर तुम बहुत तेज चले तो सारा मजा खराब कर दोगे, डोरोथी ने कहा। कोई जल्दी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो सब एक ही बात है, सॉहर्स ने टिप्पणी की, और उसके बाद वह अधिक धीमी गति से चला गया। चाचा हेनरी आश्चर्यचकित थे। एक लकड़ी की चीज इतनी बुद्धिमान कैसे हो सकती है? उसने पूछा। आखिरकार पिछली बार जब मैंने उसके सिर पर नए कान लगाए थे तो मैंने उसे कुछ चूरा दिमाग दिया था, जादूगर ने समझाया। चूरा सख्त गांठों से बनाया गया था और अब सॉहर्स किसी भी जटिल समस्या के बारे में सोचने में सक्षम है। मैं समझ गया, चाचा हेनरी ने कहा। मुझे नहीं मालूम, आंटी एम ने टिप्पणी की,
लेकिन किसी ने इस कथन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वे एक भव्य भवन के पास पहुंचे जो हरे भरे मैदान पर स्थित था और जहां तहां सुंदर छायादार वृक्ष लगे हुए थे। वह क्या है? चाचा हेनरी ने पूछा। वह, जादूगर ने उत्तर दिया, रॉयल एथलेटिक कॉलेज ऑफ ओज है, जिसका निर्देशन प्रोफेसर एच.एम. वोगलबर्ग टी.ई. चलो रुकें और फोन करें, डोरोथी ने सुझाव दिया। सोसॉहस बड़ी इमारत के सामने रुका और दरवाजे पर विद्वान वोगलबर्ग ने उनका स्वागत किया। वह जादूगर जितना ही लंबा लग रहा था और लाल और सफ़ेद चेक वाला बनियान और नीला स्वेलो टेल कोट पहने हुए था, और उसके पतले पैरों पर पीले रंग की घुटनों तक की पैंट और बैंगनी रंग के रेशमी मोजे थे। उसके सिर पर एक लंबी टोपी शान से रखी हुई थी और उसने अपनी बड़ी चमकदार आंखों पर चश्मा पहना हुआ था। स्वागत है डोरोथी, वोगलबर्ग ने कहा, और आपके सभी दोस्तों का भी स्वागत है। हमें इस महान शिक्षा मंदिर में आपका स्वागत करते हुए वास्तव में प्रसन्नता हो रही है। मैंने सोचा था कि यह एक एथलेटिक कॉलेज है, शैगी मैन ने कहा। हाँ, मेरे प्यारे साहब, वोगलबर्ग ने गर्व से उत्तर दिया। यहाँ हम अपने महान देश के युवाओं को वैज्ञानिक कॉलेज एथलेटिक्स पूरी शुद्धता के साथ सिखाते हैं। क्या आप उन्हें कुछ और नहीं सिखाते? डोरोथी ने पूछा। क्या उन्हें पढ़ना, लिखना और गणित नहीं आता? हाँ, बिल्कुल, उन्हें ये सब और उससे भी अधिक मिलता है, प्रोफेसर ने उत्तर दिया। लेकिन ऐसी चीजें उनका बहुत कम समय लेती हैं। कृपया मेरे साथ चलें और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे छात्र आमतौर पर कैसे व्यस्त रहते हैं। ये कक्षा का समय है और वे सभी व्यस्त हैं। वे कॉलेज की इमारत के पीछे एक बड़े मैदान में उसके पीछे चले गए, जहां कई 100 युवा ओजाइट अपनी कक्षाओं में थे। एक जगह वे फुटबॉल खेल रहे थे, दूसरी जगह बेसबॉल, कुछ टेनिस खेल रहे थे, कुछ गोल्फ, कुछ एक बड़े पूल में तैर रहे थे। मैदान के बीच से बहने वाली एक नदी पर रेसिंग नावों में सवार कई दल बड़े उत्साह से नाव चला रहे थे। छात्रों के अन्य समूह बास्केटबॉल और क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि एक जगह ऊर्जावान युवाओं द्वारा मुक्केबाजी और कुश्ती की अनुमति देने के लिए एक रिंग बनाई गई थी। सभी कॉलेज के छात्र व्यस्त लग रहे थे और वहां बहुत हंसी मजाक और चीख पुकार मची हुई थी। प्रोफेसर वोगलबर्ग ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, ये कॉलेज एक बड़ी सफलता है। इसका शैक्षणिक मूल्य निर्विवाद है और हम हर साल कई महान और मूल्यवान नागरिक तैयार कर रहे हैं। लेकिन वे अध्ययन कब करते हैं? डोरोथी ने पूछा। अध्ययन? वोगलबर्ग ने प्रश्न पर हैरानी जताते हुए कहा। हाँ, उन्हें अरिथमेटिक, ज्योग्राफी और ऐसी चीजें काबाती हैं। जवाब मिला, ओह, वे हर रात और सुबह इसकी खुराक लेते हैं। खुराक से आपका क्या मतलब है? डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा। क्यों, हम आपके मित्र जादूगर द्वारा बनाई गई नई आविष्कृत स्कूल गोलियों का उपयोग करते हैं। हमने पाया है कि ये गोलियां बहुत प्रभावी हैं और वे बहुत समय बचाती हैं। कृपया यहाँ आएं और मैं आपको हमारी सीखने की प्रयोगशाला दिखाऊंगा। वह उन्हें इमारत के एक कमरे में ले गया जहां अलमारियों पर पंक्तियों में कई बड़ी बोतलें रखी हुई थीं। प्रोफेसर ने एक बोतल नीचे उतारते हुए कहा, ये बीजगणित की गोलियां हैं। रात में सोने से पहले एक गोली 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। यहाँ भूगोल की गोलियां हैं, एक रात में और एक सुबह। अगली बोतल में लैटिन की गोलियां हैं, एक दिन में 3 बार। फिर हमारे पास व्याकरण की गोलियां हैं, प्रत्येक भोजन से पहले एक, और स्पेलिंग पिल्स, जिन्हें जब भी आवश्यकता हो लिया जाता है। आपके छात्रों को बहुत सारी गोलियां खानी पड़ती होंगी, डोरोथी ने सोच समझकर टिप्पणी की। वे उन्हें कैसे खाते हैं? सेब की चटनी में? नहीं, मेरे प्यारे, वे चीनी से ढके होते हैं और जल्दी और आसानी से निगल लिए जाते हैं। मेरा मानना है कि छात्र पढ़ाई करने के बजाय गोलियां लेना ज्यादा पसंद करेंगे, और निश्चित रूप से गोलियां ज्यादा प्रभावी तरीका हैं। आप देखिए, जब तक इन स्कूल पिल्स का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक हम पढ़ाई में बहुत समय बर्बाद करते थे, जिसे अब एथलेटिक्स के अभ्यास में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये गोलियां अच्छी चीज़ हैं, ओम्बी ने कहा, जिन्हें याद है कि बचपन में अंकगणित पढ़ने से उनके सिर में दर्द होता था। हाँ, सर, वोगलबर्ग ने गंभीरता से कहा। वे हमें अन्य सभी कॉलेजों पर बढ़त देते हैं,
क्योंकि बिना समय गंवाए हमारे लड़के ग्रीक और लैटिन, गणित और भूगोल, व्याकरण और साहित्य में पूरी तरह पारंगत हो जाते हैं। आप देखिए कि उन्हें कभी भी सीखने की छोटी शाखाओं को सीखने के लिए अपने खेल को बाधित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह एक महान आविष्कार है, मुझे यकीन है, डोरोथी ने जादूगर की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा, जो इस प्रशंसा से विनम्रतापूर्वक शर्मा गया। हम प्रगति के युग में जी रहे हैं, प्रोफेसर वोगलबर्ग ने गर्व से घोषणा की। पुस्तकों से मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करने की तुलना में ज्ञान को निगलना आसान है। क्या ऐसा नहीं है, मेरे दोस्तों? कुछ लोग कुछ भी निगल सकते हैं, आंटी ने कहा, लेकिन मुझे तो ये दवा लेने जैसा लगता है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को हमेशा किसी न किसी तरह से अपनी दवा लेनी ही पड़ती है, और जैसा कि हमारे प्रोफेसर कहते हैं, ये स्कूल पिल्स बहुत सफल साबित हुई हैं। एक दिन जब मैं इन्हें बना रहा था, तो संयोग से इनमें से एक गिर गई और बिलना की एक मुर्गी ने उसे खा लिया। कुछ मिनट बाद ये चूजा एक बसेरे पर चढ़ गया और बिना एक भी आवाज किए द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक सुनाने लगा। गलती हुई। फिर उसने द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड और उसके बाद एक्सेलसियर सुनाया। आप देखिए, मुर्गे ने भाषण की गोली खा ली थी। अब उन्होंने प्रोफेसर को अलविदा कहा और उनके स्वागत के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पुनः लाल गाड़ी में सवार होकर अपनी यात्रा जारी रखी।